नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थी, जैसे कि आपको पता है, कक्षा 12वीं में जो अपना NCERT का सिलेबस लागू हो चुका है, चल रहा है, तो उसमें अपन राजनीति विज्ञान पढ़ रहे थे। उसमें पहले बुक का अपना दूसरा लेसन, दो ध्रुवीयता का अंत, जो हम पढ़ रहे थे, तो उसमें 2 वीडियो हमारे पहले हो चुके थे। आज अपना तीसरा वीडियो है और इसमें अपन इस लेसन को, दो ध्रुवीयता के अंत को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो उस वीडियो को अपन शुरू करने से पहले बता दूं मैं आपको कि जिस भी विद्यार्थी ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। हम लोग देख चुके थे किस प्रकार से सोवियत संघ का क्या हो गया था, विघटन हो गया था। सोवियत संघ 15 नए देशों में विभाजित हो गया था, क्योंकि 15 देशों को, 15 जो गणराज्य थे उनको मिलाकर ही सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। तो जो ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो वापिस से वो 15 देश बन जाते हैं। तो सोवियत संघ के विघटन के साथ ही क्या परिणाम सामने उभर का है, देखिए। पहला है शीत युद्ध की समाप्ति। जो ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो जो अमेरिका यानी USA और सोवियत संघ जो USSR के मध्य शीत युद्ध की जो परिस्थितियां चल रही थी, वो परिस्थितियां क्या हो गई, समाप्त हो गई। शीत युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। और शीत युद्ध के समाप्त होने के साथ ही अमेरिकी वर्चस्व की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। जो अमेरिका का जो वर्चस्व था वो शुरू हो जाता है। साथ ही साथ दोनों गुटों में, USA और USSR में जो हथियारों की होड़ थी वो भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती कहीं ना कहीं, क्योंकि USA विजयी घोषित हो जाता है। तो हथियारों की होड़ भी इनके मध्य क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और सोवियत संघ का फाइनली क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। और जो ही सोवियत संघ का अंत होता है तो 15 नए देशों का निर्माण हो जाता है। 15 नए देश क्या होते हैं, उदय होते हैं। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, यानी कि सोवियत संघ का जो जितने भी अधिकार थे वो सब किसको प्रदान किए गए, रूस को। यानी कि रूस सोवियत संघ का क्या बना, उत्तराधिकारी बना। समाजवादी विचारधारा को झटका लगा। जो समाजवादी विचारधारा के साथ ही सोवियत संघ बना था, साम्यवादी विचारधारा से, तो उस विचारधारा को क्या होगा, सोवियत संघ के विघटन के साथ ही क्या झटका लगा। और पूंजीवादी जो विचारधारा थी, किनकी थी ये, अमेरिका की जो पूंजीवादी विचारधारा थी, उसको बल मिला। यानी अपन कह सकते हैं कि जो पूंजीवादी विचारधारा जो है वही फाइनली क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। रूस में कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यानी कि जो सोवियत संघ का विघटन हुआ वो कम्युनिस्ट पार्टी के कारण ही हुआ। यानी ऐसी जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई वो किसकी वजह से हुई, कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से हुई। तो रूस में इस कम्युनिस्ट पार्टी पर क्या लगा दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सोवियत संघ से आज़ाद देशों ने लोकतंत्र तथा पूंजीवाद को अपनाया। यानी सोवियत संघ से जितने भी देश बने उन सभी देशों ने लोकतंत्र और पूंजीवाद को अपनाया। रूस को वह सभी अधिकार मिले जो सोवियत संघ के पास थे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रूस क्या था, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था। यानी कि जितने भी अधिकार थे वो सोवियत संघ को, रूस को प्रदान हुए, सोवियत संघ के। यानी अपन कह सकते हैं कि जितने भी अधिकार थे वो सोवियत संघ के पास थे, वो किसको मिल गए, रूस को मिल गए। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो स्थायी सदस्यता थी वो किसको मिली, रूस को मिली। और जो संधियां सोवियत संघ द्वारा की गई थी, यानी जो कि सोवियत संघ के विघटन से पहले जो संधियां सोवियत संघ ने करी थी, वह सभी संधियां किसके द्वारा निभाई जानी थी, रूस के द्वारा निभाई जानी थी। और परमाणु संपन्न देश का दर्जा भी किसको मिला, रूस को मिला। यानी अपन कह सकते हैं कि रूस क्या था, परमाणु संपन्न देश भी था, क्योंकि सारे के सारे परमाणु हथियार किसके पास रह गए, रूस के पास रह गए। अब बात कर रहे हैं अपन शॉक थेरेपी। यानी बेसिकली जो सोवियत संघ का विघटन हुआ उन परिस्थितियों से उभरने के लिए एक थेरेपी बनाई गई जिसका नाम था शॉक थेरेपी। यानी कि शॉक थेरेपी का बेसिकली अर्थ क्या होता है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। पहले आघात पहुंचाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उपचार करेंगे। तो देखिए 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो नए बने देशों में पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा शॉक थेरेपी का निर्माण किया गया। यानी शॉक थेरेपी किसके द्वारा बनाई गई, एक तो विश्व के बैंक के द्वारा, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। क्यों बनाई गई,
क्योंकि जो 1951 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसमें नए देश बने थे, उन देशों के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ही शॉक थेरेपी का निर्माण किया गया। क्योंकि सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा पर बना हुआ था, हम पहले ही पढ़ते आ रहे हैं कि सोवियत संघ में क्या है, समाजवादी विचारधारा है, इसलिए वहाँ के सभी उद्योग सरकार के अधीन काम किया करते हैं। यानी जितने के सारे के सारे जो उद्योग हैं वो किसके अधीन काम करते हैं, सरकार के अधीन काम करते हैं, उसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अब सोवियत संघ के विघटन के बाद इन सभी देशों में पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित की जानी थी। जो ही विघटन हुआ तो इन सारे के सारे देशों में पूंजीवादी व्यवस्था को अपनों क्या करना था, स्थापित करना था। शॉक थेरेपी के द्वारा सभी उद्योगों को निजी हाथों में सौंप देने का प्रावधान था। तो इसमें बोला गया कि जितने भी उद्योग हैं वो सब क्या करो, निजी हाथों में सौंप दो, जितने भी इंडस्ट्री सब प्राइवेट लोगों को बेच दो, ये शॉक थेरेपी के अंदर प्रावधान था। यानी दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदलना ही क्या है, शॉक थेरेपी। इसको आप अच्छे से याद रख ले। यानी जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर थे, जितने भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री वगैरह थी, उन सबको प्राइवेट सेक्टर में उनका प्राइवेटाइजेशन करना ही क्या है, शॉक थेरेपी है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शॉक थेरेपी के उद्देश्य क्या थे। तो राज्य की संपदा का निजीकरण करना, जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं कि जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर था उनको प्राइवेट में करना, यानी कि राज्य के पास जितनी भी संपदाएं थी उन सबको क्या करना है, निजीकरण करना है, मुक्त बाजार को अपनाना है, मुक्त बाजार व्यवस्था को अपनाना है, और पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ना है कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो पश्चिमी देश है उनकी अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ना पड़ेगा। तो ये शॉक थेरेपी के मुख्य 3 उद्देश्य थे, इनको अच्छे से आप याद कर लीजिए। यानी कि राज्य की संपदा का निजीकरण करना, दूसरा मुक्त व्यापार को अपनाना, और पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ना, यही शॉक थेरेपी के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शॉक थेरेपी के क्या क्या परिणाम निकल के सामने आए। तो देखिए हम कह सकते हैं कि शॉक थेरेपी पूरी तरह से असफल रही। यानी कि जिसके निर्माण के लिए, जिस सोच के लिए शॉक थेरेपी को बनाया गया वो सफल नहीं हो पाई, वो पूरी तरह से क्या हो गई, असफल हो गई। रूस का औद्योगिक ढांचा टूट गया। यानी कि रूस के पास जितने भी उद्योग थे, इंडस्ट्री थी, उनका सारा का सारा ढांचा क्या हो गया, बिखर गया। रूसी मुद्रा, रूबल में गिरावट आ गई। जो रूस की जो मुद्रा है रूबल, उसमें भी तीव्र गति से क्या हो गई, गिरावट आ गई। समाज कल्याण की व्यवस्था की बर्बादी हो गई। यानी कि जो समाजवादी विचारधारा थी, समाज कल्याण की जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से क्या हो गई, बर्बाद होगी। बड़ी बड़ी कंपनियों को उल्टे सीधे दामों पर बेच दिया गया। जो ही प्राइवेटाइजेशन किया गया, सरकार जो संपत्ति थी उसको निजी हाथों में बेचा, तो उस समय क्या हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियों को उल्टे सीधे दामों में बेच दिया गया। इससे क्या हो गया, आर्थिक विषमता बढ़ गई। आर्थिक विषमता बढ़ गई का मतलब क्या हो गया कि देश में अमीरों तथा गरीबों के बीच का अंतर बढ़ता गया। अमीर और अमीर बनते गए और गरीब बनते गए। इसके साथ ही क्या हो गया, खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया। जो वहाँ पर अनाज वगैरह था उसका भी संकट क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। काला बाजारी को बढ़ावा मिला। काला बाजारी बेसिकली क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ की मांग होती तो हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा मार्केट में निकालते हैं, तो हमें उससे क्या होता है, ज़्यादा फायदा पहुंचता है। हम उसका कहीं पे क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और जो और ज़्यादा मार्केट में कमी आती है तो अपन क्या करते हैं, उस स्टॉक को मार्केट के अंदर लेके आते हैं और अपन काफ़ी मुनाफा उससे कमा सकते हैं। तो यही क्या है, कालाबाजारी है। तो कालाबाजारी को भी इसके साथ शॉक थेरेपी में क्या हुआ, कालाबाजारी को बढ़ावा मिला। इसको अपन इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कह सकते हैं। यानी इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल भी अपन इसको कह सकते हैं। गराज सेल का क्यों कहते हैं, देखिए, यानी कि शॉक थेरेपी को इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत ही कम दामों पर, यानी कबाड़ के भाव में बेच दिया गया था। यानी जितनी भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, उनको कबाड़ यानी बिल्कुल सस्ते दामों पर बेच दिया गया। इसलिए इसको सबसे बड़ी इतिहास की गराज सेल भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसी नौबत क्यों आई, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस सेल में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे। यानी कि जो सेल जो लगी हुई थी, जो सरकारी कंपनियां थी, उसको निजी लोगों को बेचना था, तो उन कंपनियों को बेचने के लिए सभी लोगों को अधिकार पत्र दिए गए थे। उन अधिकार पत्रों में क्या बोला गया था कि कोई भी व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कोई भी कंपनी को क्या कर सकता है, खरीद सकता है। परंतु आगे क्या होता है, देखिए,
यह अधिकार पत्र उन नागरिकों द्वारा कालाबाजारियों को बेच दिए गए। अब नागरिकों के पास तो पैसा था नहीं, तो उन्होंने क्या किए, जो उनको अधिकार पत्र मिले थे वो किनको बेच दिए, कालाबाजारियों को बेच दिए, ताकि उनसे उनको कुछ न कुछ पैसा तो मिले। और कालाबाजारी उन अधिकार पत्रों को क्या कर लिया, खरीद लिया। अब वो क्या करेंगे, उन कंपनियों को खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी। किनको, नागरिकों को क्या थी, पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अधिकार पत्र किनको बेच दिए, कालाबाजारियों को बेच दिए। साथ ही साथ वो इस स्थिति में भी नहीं थे कि वे इस सेल में भाग ले सकें, और ऐसी स्थिति में भी नहीं थे, इतने उनके पास रुपया पैसा भी नहीं था कि वो इस सेल में, गराज सेल में भाग लेकर क्या कर सके, अपनी कंपनियों को खरीद सके। ऐसी स्थिति में वो नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि इन अधिकार पत्रों को लेकर हम क्या करेंगे, इन अधिकार पत्रों को बेच देंगे, ताकि इससे भी अपने को क्या मिलेगा, पैसा मिल जाएगा। तो उन्होंने इन अधिकार पत्रों को क्या कर दिए, कालाबाजारियों में बेच दिया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साम्यवादी देश और भारत। भारत तथा साम्यवादी देशों के संबंध शुरू से ही अच्छे रहे हैं। यानी जो अपना भारत है उसके साम्यवादी देशों से संबंध हमेशा से क्या रहे हैं, अच्छे रहे हैं। रूस शुरू से ही भारत की मदद करता आया है। काफी समय से देखा आ रहा है कि रूस भारत की क्या करता है, मदद करता है। दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। यानी दोनों देश क्या चाहते हैं कि विश्व कैसा बने, बहुध्रुवीय, मतलब कि इसका मतलब हो गया कि विश्व में एक से ज्यादा देश काफी शक्तिशाली बने। ऐसी स्थिति को ही क्या कहा जाता है, बहुध्रुवीय। तो किसी भी एक देश का दबदबा विश्व पर नहीं हो सकेगा। तो दोनों ही विश्व देशों का जो सपना था वो कैसा था, बहुध्रुवीय विश्व का था। दोनों देश ही लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। दोनों देश क्या रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। और सन 2001 में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय समझौते हुए। यहाँ द्विपक्षीय समझौते का मतलब अपन कह सकते हैं कि ऐसे समझौते जो कुछ तो भारत की तरफ से थे और कुछ रूस की तरफ से थे, यानी दोनों पक्षों के बीच जो समझौते हुए उनको बोला जाएगा द्विपक्षीय समझौते। भारत रूसी हथियारों का खरीदार है सबसे बड़ा, यानी कि भारत रूस से सर्वाधिक मात्रा में हथियार खरीदता है। और रूस को भी सबसे अच्छा जो ग्राहक है वो भारत कौन मिल गया है, भारत मिल गया है। तो दोनों में क्या है, अच्छे संबंध है। भारत में रूस से तेल का आयात होता है। जो रूस में तेल होता निकलता है वो तेल भी कहां से, रूस से कहां मंगाया जाता है, भारत में मंगाया जाता है। और वैज्ञानिक योजनाओं में रूस की मदद, यानी अपने भारत देश में जब भी जो वैज्ञानिक योजनाएं होती है तो उसमें क्या करता है, रूस मदद करता है। जैसे कि भारत को अंतरिक्ष उद्योग में क्रायोजेनिक रॉकेट भी किसने दिया था, रूस ने ही दिया था। और कश्मीर मुद्दे पर रूस का भारत को समर्थन, जब भी कश्मीर मुद्दे की बात होती है तो रूस हमेशा क्या करता है, भारत को समर्थन करता है, न कि पाकिस्तान को। क्योंकि पाकिस्तान को कौन समर्थन करता है, बेसिकली अमेरिका करता है, परंतु अब ऐसे हालात तो नहीं है। पर हमेशा रूस ने भारत का क्या किया है, साथ दिया है। अब अपन इस प्रकार से कह सकते हैं अपना ये पार्ट अच्छे से समाप्त हो चुका है। आप इनको नोट्स बना सकते हैं या जो भी आपकी इच्छा है वो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और अगली क्लास में हम तीसरे लेसन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलो आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि नया सिलेबस है तो आपके दोस्तों को परेशानी आ सकती है। तो उनको भी इस सिलेबस से परेशानी ना हो, वो भी एनसीईआरटी सिलेबस को अच्छे आसानी से पढ़ सके। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।